हाय एवरीवन एंड वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स फॉर 2 जून। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना डेली करंट अफेयर्स का 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हमेशा की तरह जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से रेलिवेंट हो। तो बगैर किसी डिले के लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो फर्स्ट टॉपिक जो है दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो यहाँ पे विजिलेंस कमिश्नर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है उनको रिसेंटली स्वर्न किया गया है बाई प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एज द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि जितने भी वन लाइनर एग्जाम्स होते हैं उसमें डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है कि हाल ही में नए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को किसको नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो हैं उनको चुना गया है एज द न्यू सीवीसी। ठीक है, अब हम इनके बारे में और इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है तो ये भी हमने देख लिया कि राष्ट्रपति जो कि करेंटली द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ आप सीवीसी का ये लोगो देख सकते हैं। साथ साथ में हम सीवीसी की अब बात कर लेते हैं क्योंकि अब एग्जाम में डीपली अगर सवाल आएगा तो इसी तरीके से आएगा कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो इनिशियली लाया गया था एक रिजोल्यूशन से, जो कि 11 फेब 1964 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ये एक इनिशियली रिजोल्यूशन का मतलब कि ना ही संविधान में जिक्र है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ना ही कोई एक्ट है कि स्टैट्यूटरी हो। ठीक है, तो ये इनिशियली एक महज रिजोल्यूशन लाया गया पार्लियामेंट में 1964 में, और इसके बाद में ऑर्डिनेंस जो था 1998 का उसने इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया था। ठीक है, तो कई बार सवाल आता है कि सीवीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है करेंटली, ये सही बात है, लेकिन इनिशियली से है ये गलत बात है क्योंकि बनाया गया था 1964 में, लेकिन जब स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया तो 1998 के ऑर्डिनेंस से दिया गया। नितूर श्रीनिवास राव जो है वो फर्स्ट चीफ विजिलेंस कमिश्नर हैं भारत के। ठीक है, तो ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है फॉर वन लाइनर एग्जाम्स, नितूर श्रीनिवास राव। ठीक है, ये फर्स्ट सीवीसी है भारत के। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो ये रिकमेंडेशंस पे है ऑन द कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, जो कि बनाया गया था चेयरमैनशिप ऑफ श्री के संथानन। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि संथानम कमेटी के रिकमेंडेशंस पे ही बेस्ड है, आप देखोगे तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ एक इंश्योर करता है कॉमन और इफेक्टिव अप्रोच, जिससे कि जो भी करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, तो उस चीज को खत्म कर सके और साथ साथ में ट्रांसपेरेंसी ला सके और कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी ला सके, और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो रिस्पॉन्सिवनेस ला सके। और सीवीसी जो है वो मैंडेटेड है कि वो कहीं ना कहीं अपनी अथॉरिटीज को एडवाइस कर सकते हैं कि किस तरीके से मतलब करप्ट प्रैक्टिसेस को वो दूर कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, यानी कि आजाद बॉडी है, और इसी के साथ में ये रिस्पॉन्सिबल सिर्फ पार्लियामेंट को है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, कहीं पर भी प्रेसिडेंट लिखा होगा तो गलत हो जाएगा। अपॉइंटमेंट करता कौन है तो हमने देखा कि अभी हाल ही में जो नए बने हैं उनको राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी। अब उस कमिटी में 3 सदस्य होते हैं, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री होते हैं चेयरपर्सन के पद पर, इसी के साथ साथ में मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होते हैं, ठीक है, मोटा भाई अमित शाह, और इसके साथ साथ लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा। तो ये 3 सदस्य भी आप ध्यान रखेंगे इस कमिटी में, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के। इसके साथ साथ कंपोजिशन की बात कर लेते हैं तो ये सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो है उसमें एक चेयरपर्सन होता है और नॉट मोर देन 2 सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मतलब 3 मेंबर की बॉडी है, एक तो चीफ होंगे और 2 सदस्य होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इवन यूपीएससी जो है वो ऐसे सवाल पूछता है। और टेन्योर की बात कर लेंगे तो 4 इयर्स है, ये भी अगेन आपको ध्यान रखना है, जस्ट बिकॉज की कई सारी बॉडीज हैं जो 5 इयर्स 6 इयर्स की बात करती हैं, लेकिन यहाँ पर ये 4 इयर्स है। ऑल्दो ये स्टैट्यूटरी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन स्टिल 4 इयर्स का ही है, और या तो मैक्सिमम 65 इयर्स जो भी पूरा हो जाए। मतलब अगर कोई इंसान 60 साल की उम्र में बनता है तो वो 4 साल ही सर्व करेगा, 64 में रिटायर हो जाएगा, लेकिन अगर कोई इंसान 62 के एज में बनता है तो फिर वो 3 साल ही करेगा क्योंकि 65 पहले पड़ जाएगा। तो इसका मतलब ये है। फंक्शंस और पावर्स अगर हम देख लें तो ये सीवीसी एक्ट है 2003 का, उसके तहत है कि ये कहीं ना कहीं मतलब दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के फंक्शंस पे कमांड करते हैं, और साथ साथ में आप देखोगे तो एनुअल रिपोर्ट भी प्रेसिडेंट को सौंपते हैं। ठीक है, और फिर ये पार्लियामेंट के आगे लेकर के जाते हैं, और ये अप्रोप्रिएट एडवाइस भी देते हैं इन्वेस्टिगेशन वगैरह को लेकर के, जो सिविल कोर्ट का पावर है इनके पास में, और सुपरिटेंडेंस का काम करते हैं, और इसी के साथ साथ में ये इन्वेस्टिगेशन का भी काम करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था और काफी डीपली हमने इसको कवर कर लिया है। इसके बियॉन्ड आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा, और इसीलिए ये करंट अफेयर्स की वीडियोस अगर आपको जरा भी हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मात्र 3 सब्सक्राइबर्स से हम दूर हैं 1K से, और हमारी जर्नी आपको पता है कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया है, और ये आपके सपोर्ट के बगैर नहीं होता, आपके प्यार के बगैर नहीं होता।
तो बस ये प्यार, ये सपोर्ट और ये विश्वास हमेशा बनाए रखिए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए। एंड यस, 1K होने के साथ साथ हम बहुत स्पेशल इनिशिएटिव भी लाएंगे, तो जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम इनिशिएटिव वो जल्द से जल्द आपके लिए चालू कर सकें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 19 लार्जेस्ट स्टेट्स में से 3 जो सदर्न स्टेट्स हैं, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना, ये इमर्ज किए हैं एज द टॉप परफॉर्मर्स। केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना, और ये ऑक्यूपाई करते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्लेस रेस्पेक्टिवली। अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस में देखोगे नीति आयोग के 5वें एनुअल हेल्थ इंडेक्स में, जो कि कोविड ईयर 2020-21 के टाइम से है, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं कहीं ना कहीं तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ये बॉटम में है लिस्ट में, ठीक है। तो हमने टॉप में देख लिया कि केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना है, लेकिन बॉटम के लिस्ट में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश है। और अगर आप इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस के बेसिस पे देखो तो राजस्थान, उत्तराखंड और ओडिशा ये टॉप 3 परफॉर्मर्स निकल के आए हैं, ठीक है, 2020-21 के आंकड़ों के हिसाब से। और अमंग द 8 स्मॉलर स्टेट्स जो त्रिपुरा है उसने सबसे बेहतर काम किया है, उसके बाद में सिक्किम और गोवा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर जो है वो यहाँ पर बॉटम में है। तो मणिपुर को लेकर के भी हमने वीडियो बनाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी चर्चा में है, आप जाकर के वीडियो जरूर चेकआउट करिएगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव आपको समझ आएगा वो। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो 8 यूनियन टेरिटरीज में लक्षद्वीप जो है वो टॉप परफॉर्मर है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप देखोगे तो दिल्ली जो है वो रैंक करता है बॉटम पे। नाउ इसके बारे में बात करते हैं तो ये एनुअल हेल्थ इंडेक्स है जो मेजर करता है परफॉर्मेंस राज्यों का और यूनियन टेरिटरीज का, जो कि एक कॉम्पोसाइट स्कोर मतलब 24 हेल्थ परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, उनको जोड़ करके लाया जाता है हेल्थ के डोमेन में। और इसके साथ साथ इसको लॉन्च नीति आयोग के द्वारा किया जा रहा है इन 2017, मतलब ये 2017 से चालू है, ये आपको ध्यान रखना है, और नीति आयोग के द्वारा लाया जा रहा है, ठीक है। नीति आयोग आपको पता ही है, इसके ऊपर हमने भी अभी 1-2 दिन पहले ही करंट अफेयर्स में कवर किया है इन डिटेल। तो जो लोग सिंसियरली देख रहे हैं उनको रिलेट वो कर पाएंगे कि नीति आयोग से भी सवाल किस प्रकार से बन सकता है। और अगर आप सिंसियरली देख रहे हैं तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि नीति आयोग जो है उसके चेयरपर्सन का नाम आप बताइएगा कि कौन नीति आयोग का चेयरपर्सन होता है, और नीति आयोग कौन से साल आया था और किसको रिप्लेस करके आया था। कुछ ये सवालों का आप जवाब जरूर देंगे जो सिंसियर व्यूअर्स हैं, जो कंसिस्टेंटली चैनल पे जुड़े हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आप देखोगे ऑब्जेक्टिव इस इंडेक्स का, तो ये ट्रैक करता है प्रोग्रेस जो हेल्थ आउटकम्स वगैरह से जुड़ा हुआ है, किस तरीके से हेल्दी कंपटीशन हो सके। और इसके अलावा आप देखोगे तो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो भी है उसके बारे में। और यहाँ पे जो भी नियोनेटल मोर्टालिटी रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, TFR की मतलब एक महिला जो है वो अपने रिप्रोडक्टिव एज में कितने बच्चों को जन्म देती है उसकी बात, फिर सेक्स रेशियो एट बर्थ, इम्यूनाइजेशन कवरेज कि कितना वैक्सीनेशन कवरेज हो रहा है, प्रोपोर्शन ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज कि कितना ज़्यादा हॉस्पिटल्स में डिलीवरीज हो रहे हैं, और टोटल केस नोटिफिकेशन रेट ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस वगैरह, TB, ठीक है। और जो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं उनको लार्जर में रखा गया है। और ये यूनियन मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री जो है और वर्ल्ड बैंक है, इनके द्वारा इस इंडेक्स को मतलब नीति आयोग इनके साथ टाई अप करके काम करता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा पोवासन वायरस डिजीज। तो एक पर्सन US में रिसेंटली मर गया है जस्ट बिकॉज कि एक टिक बॉर्न वायरस, पोवासन वायरस के वजह से। तो इस वजह से सवाल बन सकता है, कई सारे डिजीजेस हमने देखे हैं सवाल बनते हुए उसके ऊपर। तो पोवासन वायरस जो है वो एक फ्लेवी वायरस है जो कॉज करता है पोवासन वायरस डिजीज, ये आप देख सकते हैं तस्वीर में। इसके साथ साथ बेसिकली आप देखोगे तो पीपल जिनको पोवासन वायरस डिजीज हो जाता है एक बाइट ऑफ अ टिक से, वो इन्फेक्ट हो जाते हैं इस वायरस से, और इसको नाम दिया गया पोवासन। ओंटारियो एक टाउन है, वहां पे सबसे पहला पाया गया था, इसीलिए इसका नाम पोवासन पड़ा है। ट्रांसमिशन कैसे है, तो जनरली ये ह्यूमंस को ट्रांसमिट होता है थ्रू बाइट्स बाई इन्फेक्टेड डियर टिक्स। ग्राउंड मतलब जो भी ये टिक्स वगैरह होते हैं ना, उन्हीं के इन्फेक्टेड बाइट से, ये कुछ नाम है आप देख सकते हो जो कि नॉर्थ अमेरिका में आपको देखने को मिल जाएंगे। अर्ली साइंस क्या है सिम्टम्स में, तो बुखार होगा, ठीक है, सर दर्द होगा, वॉमिटिंग होगा, कमजोरी आ जाएगी, सीवियर केस में कंफ्यूजन होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, डिफिकल्टी होगा बोल पाने में। इसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन, काम करने में भी मतलब कि मुश्किल होगा या लॉस होगा, कर ही नहीं पाएंगे। और इसके साथ साथ सीजर्स वगैरह में भी, ठीक है। हालांकि कुछ केसेस में एंसेफेलाइटिस भी हो सकता है। एंसेफेलाइटिस का मतलब है कि पूरी तरीके से आप कह सकते हो कि मस्तिष्क ज्वर वगैरह, ठीक है। इसके साथ साथ बेसिकली इसका ट्रीटमेंट में कोई फिलहाल मेडिकेशंस नहीं है, तो इसीलिए बस प्रिवेंशन ही एक हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पिग्मी हॉक्स। तो ये कंजर्वेशन किया जा रहा है पिग्मी हॉक्स का, जो कि क्रूशियल है भारत के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन गोल्स में, और ये वर्ल्ड के स्मॉलेस्ट एंड रेयरेस्ट वाइल्ड पिग हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दुनिया के सबसे छोटे और रेयरेस्ट मतलब प्रजाति के ये वाइल्ड पिग हैं।
साथ साथ आप देखेंगे तो ये आपको तस्वीर में दिख रहा होगा। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तो स्किन जो है पिग्मी हॉक का वो ग्रेइश ब्राउन कलर है और ये फीमेल्स जो है वो लिटिल स्मॉलर है मेल्स के, और ये एंडेमिक है भारत में, ठीक है। एंडेमिक का मतलब है कि सीमित है भारत तक, ये आपको ध्यान रखना है। साथ साथ आप देखोगे तो जोग्राफिकल रेंज में तो यहाँ पे मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आसाम का है, बरनादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी आसाम में ही दोनों लाई करते हैं, तो यहाँ आपको ये देखने को मिल जाएंगे। और ये इनका हैबिटाट है कि ग्रासलैंड्स वगैरह होना चाहिए, श्रब्स वगैरह, और ये डायूर्नल है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि पिग्मी हॉग्स आर डायूर्नल और ये अपना खाना जो है वो डे लाइट में ही मतलब ढूंढते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ये ओमनीवोरस हैं। ओमनीवोरस की मतलब हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स दोनों को मिला के, जैसे हम ह्यूमंस ओमनीवोरस हैं। इसके साथ साथ डिक्लाइन इन पॉपुलेशन देखने को मिला है जस्ट बिकॉज की लाइफ स्टॉक का मतलब आपको देखने को मिल जाएगा ओवर ग्रेजिंग, पशु बहुत ज़्यादा खत्म कर दे रहे हैं ग्रासलैंड्स, तो वहाँ रह नहीं पा रहे हैं। कमर्शियल फॉरेस्ट्री हो रही है, फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट्स के मतलब तहत इंक्रोचमेंट्स बनाए जा रहे हैं, तो ये सारा एक कारण है। इनका कंजर्वेशन स्टेटस की बात कर ले तो IUCN में ये एंडेंजर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्टेड अंडर साइट्स अपेंडिक्स 1, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, प्रोटेक्टेड बाय शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यानी कि हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दिया गया है। शेड्यूल 1 का मतलब है कि टाइगर्स की अपेक्षा में हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। ये 6 शेड्यूल्स होता है जिसमें से टॉप 4 जो है वो एनिमल्स के लिए है, 5th जो है वो वर्मिन्स के लिए है और 6th शेड्यूल जो है वो वाइल्ड प्लांट्स के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 299 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका कंटेक्स्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जब भी गवर्नमेंट एंटर करेगी एक कॉन्ट्रैक्ट में अंडर द प्रेसिडेंट्स नेम, ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये जो है वो लीगल प्रोविजंस के बाहर होगा अंडर आर्टिकल 299 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। केस क्या है, तो एक केस जो कि इन्वॉल्व करता है ग्लॉक एशिया पैसिफिक लिमिटेड, एक पिस्टल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और साथ साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ग्लॉक ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ में कि वो सप्लाई करेंगे पिस्टल्स वगैरह। हालांकि एक डिस्प्यूट निकल के आया और गवर्नमेंट जो है वो इन्वोक कर दी एक परफॉर्मेंस बैंक गारंटी, ठीक है। और फिर इसके बाद आप देखोगे तो ग्लॉक जो है वो इन्वोक कर दिया आर्बिट्रेशन, मतलब कि वो कोर्ट में चले गए। हालांकि कोर्ट ने गवर्नमेंट ने चैलेंज किया कि अपॉइंटमेंट जो है आर्बिट्रेटर का वो एक टेंडर कंडीशन के बेस पे है और सुप्रीम कोर्ट ने ग्लॉक के फेवर में रूलिंग किया कि जो आर्बिट्रेशन है वो अलाउ करता है गवर्नमेंट ऑफिसर को कि वो कॉन्फ्लिक्ट में ना रहे लॉ के। और इसी के साथ साथ आप देखोगे तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज जो है उनको नियुक्त किया गया था एज आर्बिट्रेटर कि वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सके। अब हम उतना केस के बारे में तो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको आर्टिकल 299 पढ़ना है, भारत के संविधान का सवाल उसके ऊपर हो सकता है। तो आर्टिकल 299 जो है वो स्पेसिफाई करता है कि मैनर जिस तरीके से गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को कंक्लूड किया जाना चाहिए और एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को कंक्लूड और एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ आप देखोगे तो जो ऑब्जेक्टिव है इस आर्टिकल का वो है इंश्योर करना कॉन्ट्रैक्ट जो कि एजेंट्स के द्वारा बनाया गया है गवर्नमेंट्स बिहाफ पे। और इसके साथ साथ आप देखोगे तो बेसिकली डिप्लीट करना पब्लिक फंड्स को। प्रोविजन में आप देखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सप्रेस किया जाना चाहिए कि वो बनाया गया है प्रेसिडेंट या गवर्नर के द्वारा और जो भी होगा वो एग्जीक्यूटिव पावर के तहत ये सेटल किया जाएगा। नेक्स्ट आप देखोगे तो एग्जीक्यूशन करना, तो हमने देखा कि बेसिकली ये एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो प्रेसिडेंट या गवर्नर के ऑथोराइजेशन पे होगा। और फिर पर्सनल लायबिलिटी एग्जेम्पशन का बात कर लोगे आप तो यहाँ पे ना प्रेसिडेंट ना गवर्नर कोई भी पर्सनली लायबल नहीं होगा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए या एश्योरेंस के लिए जो कि आर्टिकल 299 के तहत होगा। फिर एग्जेम्पशन फॉर पर्सन्स एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ये इंडिविजुअल की बात करता है जो बेसिकली मतलब किसी भी बिहाफ पे अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर पे मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो पर्सनली लायबल नहीं होने चाहिए, ठीक है। और लास्ट है कि स्टैट्यूटरी लॉ से कंप्लायंस होना, तो आर्टिकल 299 जो है वो गवर्नमेंट को ग्रांट नहीं करता इम्यूनिटी फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ स्टैट्यूटरी लॉज जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करेगा और गवर्नमेंट जो है वो स्टिल बाउंड है एप्लीकेबल लॉज से। तो ये हमारा था डेली करंट अफेयर्स है। आई होप वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा हो लेकिन काफी डिटेल में हमने टॉपिक्स को कवर किया है और ये आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए बहुत हेल्प होगा। बस आप चैनल से जुड़े रहिए और कंसिस्टेंटली हम करंट अफेयर्स के वीडियोस को आप तक पहुंचाते रहते हैं, इसके क्वालिटी को और एनहांस करके। कहीं पर भी आपको इस तरीके से क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं समझ आया होगा तो फ्री कंटेंट को भी हम रिफाइन करके और हार्डवर्क करके आपके लिए ही ला रहे हैं। तो बस इतना सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करिए और कंटेंट पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके भी जरूर बताइए। और मिलते हैं अगले लेक्चर में और याद रखिएगा वो 1K वाली बात तो बस आपके लिए बहुत स्पेशल कुछ हमने बना के रखा है, बस तुरंत सब्सक्राइब करिए और बस पहुंचाते हैं इस कारवा को। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।